वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर चैनल कॉन्कर यूपीएससी। तो आज हम अपने यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 के पार्ट 3 को देखेंगे। तो आज हम क्वेश्चन 51 से शुरू करेंगे। आई होप आपने प्रीवियस 50 क्वेश्चंस कर लिए होंगे और आपको हेल्प मिल रही होगी और आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से यूपीएससी का एल्गोरिदम वर्क करता है। और एक बार आप उस एल्गोरिदम को पकड़ लेते हैं ना, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। और मैं रीइटरेट करूंगा उसी बात को कि अगर एक बार आपने अच्छी तरीके से पिछले 5 इयर्स के क्वेश्चंस लगा के गए हैं अपने मेन यूपीएससी प्रीलिम से पहले, तो जब आप यूपीएससी के एल्गोरिदम को ग्रास्प कर लेंगे तो मिनिमम एग्जाम कंडीशन में 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वहीं जाके सॉल्व होते हैं और वहीं बन जाते हैं। तो इससे क्या होगा, आप एक कंफर्टेबल मार्जिन से अपने प्रीलिम्स को स्मूथली क्लियर कर देंगे। ठीक है। अब कंफर्टेबल मार्जिन से भी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो बीच में रिजल्ट आने का गैप होता है ना, कुछ बच्चे उसको भी नर्वसनेस में वेस्ट कर देते, तो वो भी आपका प्रोडक्टिव यूज होगा मेंस में। ठीक है। तो इसीलिए अगर इसको समझ के आप एक कंफर्टेबल मार्जिन से प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो आपको मेंस में भी हेल्प मिलेगी। ठीक है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो आज क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है हमें? क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पीवीटीजीज। तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक। पहला स्टेटमेंट है पीवीटीजीज रिजाइड्स इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। तो ये तो डेटा है और डेटा क्या होता है गलत हमें पता है, लेकिन नीचे देखिए यहाँ भी लिखा है देयर आर 95 पीवीटीजीज। ठीक। तो अब हमें ये बात तो पता है यूपीएससी के प्रीवियस ट्रेंड से कि जब भी किसी क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट में डेटा होते हैं तो दोनों स्टेटमेंट वो सही नहीं हो सकते, दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकते। कोई एक स्टेटमेंट यूपीएससी सही देगा, कोई एक गलत देगा। ये हमें यूपीएससी के प्रीवियस ट्रेंड से इतना तो पता है। ठीक। तो कभी भी 1 और 3 तो एक साथ नहीं जाएगा, तो इसको तो काट देंगे और इसको ध्यान में रख के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अब हमारे ऑप्शंस किस हिसाब से डेक है, जहां जहां 1 एंड 3 साथ में उसको काट देते हैं हम। तो 1 एंड 3 साथ में कहाँ है? यहाँ इसको काट दें। 1 एंड 3 साथ में कहाँ है? यहाँ इसको काट दें। तो अब इससे ये भी पता चल गया कि बाकी जो दोनों ऑप्शंस हैं उनमें 2 और 4 तो कॉमन है, यानी 2 और 4 तो सही होने वाला है, उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ भी 2 एंड 4 है, यहाँ भी 2 एंड 4 है। अब पता बस ये है कि 1 एंड 3 में क्या होना है, उससे आंसर डिसाइड होगा। हालांकि 4 पढ़ लेते हैं। इरुलर एंड कोंडा रेडी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन लिस्ट ऑफ पीवीटीज। ठीक है। अब एक बात समझिए, मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए थर्ड स्टेटमेंट सही है कि 95 पीवीटीजीज हैं। अगर 95 पीवीटीजीज ऑफिशियली हैं तो आपको क्या लगता है यूपीएससी का एग्जामिनर इतना ज़्यादा डेडिकेशन दिखाएगा कि वो पूरी लिस्ट खंगालेगा 95 पीवीटीजीज की और देखेगा कि उनमें से 95 जो नहीं है उसके अलावा सर्च करके 2 डाल देगा? भाई जाहिर सी बात है, ये आंकड़ा 95 हो या 85 या 75, इतनी मेहनत तो यूपीएससी का एग्जामिनर नहीं करेगा ना कि वो 75 के 75 छांटने के बाद उसके अलावा कहीं और से ढूंढ के एक एक्स्ट्रा डालेगा। अगर ये दे दी गई हैं और 75 में से ही हैं या 95 में से ही, तो जाहिर सी बात है ये उसी में से होगी। ये कॉमन सेंस है और ये एल्गोरिदम है जो हमें पकड़ना है। ठीक है। दूसरी बार हमने ऐसी चीज देखी अभी। ठीक है। एक बार वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला भी देखा था। तो ये बात समझ गया कि 4 तो सही होना ही है, वैसे भी सही होना था लॉजिक से, लेकिन समझना भी जरूरी था। ये देखते हैं, स्टैगनेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग। अब वन ऑफ द क्राइटेरिया तो हमेशा सही होता है ना, ये लैंग्वेज तो हमेशा यूपीएससी सही बनाता है कि वन ऑफ द क्राइटेरिया ए स्टैगनेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। और वैसे भी कॉमन सेंस से भी सही लग रहा है कि अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन ही कर गई या ठहरी गई, स्टैगनेंट है, तो वो भी पीवीटीजी स्टेटस के लिए तो मतलब 2 और 4 में तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू 1 होगा कि 3 होगा सही। ठीक है। तो एनालाइज करते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि पीवीटीजीज रिसाइड करते हैं सिर्फ और सिर्फ 18 स्टेट्स में और 1 यूनियन टेरिटरी में। यहाँ कह रहा है कि 95। अब देखो, किस डेटा को यूपीएससी के एग्जामिनर को बदलना आसान रहा होगा कि मान लो 95 की जगह 85 हो तो उसने 95 कर दिया, 75 हो तो 95 कर दिया। इसको गलत मतलब चेंज करना उसके लिए आसान होगा एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सोचो कि 75 को 95 करना आसान रहा होगा कि 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरीज को। ठीक है। अगर रातों रात कहीं पे एकदम से पीवीटीजी की संख्या बढ़ भी जाती तो रातों रात कोई स्टेटस तो चेंज नहीं हो जाएगा। अगर किसी चीज को चेंज करना उसके लिए आसान है तो इसको चेंज करना आसान है। 75 को 95 कर दे या 70 को 95 कर दे या 100 को 95 कर दे। इसको चेंज करना, अगर इसको गलत ही बनाना था तो 18 स्टेट के साथ उसने 1 यूनियन टेरिटरी क्यों दे दी है? ये आपको समझना होगा कि 18 स्टेट के साथ 1 यूनियन टेरिटरी क्यों दी। खाली 18 स्टेट ही दे देता, अगर उसको गलत ही बनाना था तो इतनी मेहनत वो क्यों कर रहा है?
बात समझ रहे हो? वैसे तो फिर एक हाइंडसाइड बायस तो है ही, लेकिन ये भी देखना है कि अगर गलती बनाना है तो यहाँ पे वो 18 स्टेट के साथ 1 यूनियन टेरिटरी देने की जरूरत नहीं थी, वो 18 स्टेट दे के ही काम चला लेता। वो इतना स्पेसिफिक और प्रिसाइज इसलिए दे रहा है क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट सही होने वाला है। भाई गलत बनाने के लिए आपको देखना है कि उसको आसानी कहाँ पड़ेगी, कि यहाँ पे इजिली पलट दो। यहाँ पे आपको लगता है कि वो एकदम सारे स्टेट और वो खंगालने के बाद वो अगर यूनियन टेरिटरी तक जा रहा है तो इसका मतलब दोनों में सही दिया होता। अगर ये ना दिया होता तो फिर ये मैं मान लेता कि यही गलत है। ठीक है, थोड़ा सा तो आपको ये पैटर्न पकड़ना होगा कि जब कभी भी दो स्टेटमेंट में डेटा है और पहले वाले में दो डेटा दे रखे हैं ये, तो दो डेटा सही होंगे, और जो सिंगल फैक्चुअल स्टेटमेंट है वो यूपीएससी के एग्जाम में डेटा की फॉर्म में जब दो ऐसे डेटा दिए होंगे एक स्टेटमेंट में और एक सिंगल होगा तो डबल वाला सही होगा, सिंगल वाला। अब ये लर्निंग ड्राइव करने की ये भी एक एल्गोरिदम का पार्ट है। सिंगल डेटा गलत बनाएगा और डबल डेटा सही बनाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई ये तो सीधे ही पकड़ में आ गया कि यहीं पे लिखा है ना आर्टिकल 142। तो आर्टिकल 142 तो सुप्रीम कोर्ट के पास किस लिए होता है? कंप्लीट जस्टिस करने के लिए। ये तो हमें पता है, यूपी अरे राम जन्मभूमि में भी आर्टिकल 142 यूज हुआ था। तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड तो नहीं, तो ये तो हमें पता ही है भाई, ये तो नहीं हो सकता गलत। ठीक, इतना तो हमें पता है बेसिक कॉमन सेंस है। हाँ, तो ये तो पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो ये कैबिनेट एबिनेट के लिए तो नहीं हो सकता। ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए तो है ही नहीं, तो इसको काट देते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की तो बात ही नहीं है, किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट। पूरा नहीं भी पढ़ोगे तो देख रहे हो इतना इजी क्वेश्चन पॉलिटी का आता है, स्टैटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू लेजिस्लेटिव। अब देखो यही ट्रेंड मैंने 2024 में बताया था। जब वो बोल देगा विद रेफरेंस टू लेजिस्लेटिव, अब किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड जब विद रेफरेंस टू होगा, दो स्टेटमेंट होगा, तो वो दोनों को जनरली सही नहीं बनाएगा, दोनों को गलत नहीं बनाएगा। लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, द गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू द मेंबर ऑफ हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन। हाँ, तो ये तो वो करता ही है कि जनरली क्या करता है कि गवर्नर प्रेसिडेंट, लोकसभा के केस में प्रेसिडेंट शुरू में एक एड्रेस देते हैं पार्लियामेंट को, और तो सेम क्योंकि वहां पे लोकसभा है तो स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होगा, गवर्नर करेंगे। अब नहीं भी पता है तो फॉलो तो ये लोग उसी को करते हैं ना, लोकसभा के ट्रेंड को। तो ये तो सही लग रहा है। इधर देखते हैं, व्हेन ए स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव ए रूल ऑन ए पर्टिकुलर मैटर, इट फॉलोज द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर। ठीक है, अब देखिए एक बात समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में बाद में डिबेट हुआ था क्वेश्चन के बाद कि ये सही है कि नहीं। वैसे ये चीज कहीं लक्ष्मीकांत या पॉलिटी में नहीं दे रखी है। ठीक है लेकिन ये चीज पीआईबी में बाद में आई थी कि ये एज ए कन्वेंशन फॉलो होता है, कि अगर कोई चीज स्टेट लेजिस्लेचर की रूल बुक में नहीं है तो उस केस में वो स्टेट लेजिस्लेचर क्या करता है, जो भी लोकसभा का रूल है उसको फॉलो करता है। तो ये वाली चीज अगर आपको एग्जाम कंडीशन में नहीं पता है तो देखिए फिर आपको एग्जाम कंडीशन में इसको गलती मान के वन के साथ जाना होगा। अब वो तो सारी कोचिंग कीज ने भी इसका वन ही माना था, और बाद में पता चला कि यूपीएससी ने जब सी दे दिया तो बाद में एनालिसिस करके हमने पता लगाया कि अच्छा पीआईबी में ये ऐसा आया था कि ये कन्वेंशन फॉलो होता है, बट ऐसा कोई रूल नहीं है। आप समझ रहे हो, दो चीजों में फर्क है, ये कोई रूल नहीं है, इसीलिए लक्ष्मीकांत में ये स्टैटिक में नहीं दे रखा है, ये एज ए कन्वेंशन फॉलो होता है। ठीक है, क्या? एज ए कन्वेंशन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो देखो दो चार गलत होंगे। कट ऑफ इज नेवर 200 आउट ऑफ 200। तो ये भी समझना है कि रूल क्यों फेल हो रहा है, क्योंकि उसने बनाया ही उस मंशा से है क्वेश्चन कि आपका गलत हो जाए। ठीक है, वरना जब भी वो विद रेफरेंस करके देगा तो एक ही स्टेटमेंट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। अब करप्शन तो हमें पता है क्या होता है भाई, कि कहीं से जबरदस्ती का पैसा आ गया, दो नंबर वाला इलीगल मनी। ठीक है, हैज ए प्रोटोकॉल अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड सी। अब भाई ये तो कुछ सेंस नहीं बना रहा है ना, कि करप्शन की बात हो रही तो उसमें माइग्रेंट्स की बात कहाँ से आ गई? माइग्रेंट्स की बात तो करप्शन के साथ नहीं जा रही है। दूसरा पढ़ते हैं, यूएनसीएसी इज द फर्स्ट एवर लीगली बाइंडिंग ग्लोबल। अब जनरली कोई चीज लीगली बाइंडिंग तो नहीं होती, तो ये गलत होना चाहिए। ठीक है, अभी तक तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत लग रहा है। थर्ड पढ़ते हैं, ए हाईलाइट ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो ये यूएनटीओसी, ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आ गई। यहाँ पे दोनों यूएनसीएसी थी, अब ये दूसरी आई, तो ये कोई यूएनटीओसी है, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इज द इंक्लूजन ऑफ ए स्पेसिफिक चैप्टर aimed at returning assets to their rightful owners from whom they had taken illicitly। ठीक है, अच्छा ये कुछ देखिए करप्शन जैसा साउंड कर रहा है, कि क्या कह रहा है कि एक स्पेसिफिक चैप्टर ऐसा आया कि रिटर्न कर देने एसेट्स राइटफुल ओनर्स को जिनसे वो इलीगली लिया गया हो। तो इलीगली या इलिसिटली लिया होगा तो यही तो करप्शन होता है,
कि राइटफुल ओनर से उसकी प्रॉपर्टी अगर आपने ले ली तो अब उसको वापस करना है, तो ये क्या है, ये करप्शन से रिलेटेड है ना, ये कोई ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है कि दूसरे नेशनल में, दूसरे किसी देश में जाके आपने कोई गलत काम कर दिया है। तो यहाँ पे तो भाई ये करप्शन से ज्यादा लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि ये स्वैपिंग हुई हो। स्वैपिंग हुई हो कि मतलब ये वाला कन्वेंशन इसके लिए हो, ठीक, और जो यूएनटीओसी हो वो माइग्रेंट्स के लिए हो। इतना तो समझ में आ रहा है कि थर्ड थर्ड स्टेटमेंट तो सही नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, अब ये तीसरी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इज मैंडेटेड बाय इट्स मेंबर्स टू असिस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोथ यूएनसीसी एंड यूएन। अब देखिए ये टाइप के स्टेटमेंट कभी गलत तो हो नहीं सकते, क्योंकि इसमें कुछ वो असर्टिव तो बोल नहीं रहा है, बस ये बोल रहा है कि यूएनओडीसी जो है, ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम, इसका काम इतना है कि जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, मतलब देश हैं, उनको ये असिस्ट करे। अब असिस्ट तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इन्फॉर्मेशन पास कर दे, या इसके कन्वेंशन जो हैं वो फॉलो हो जाएं, या किसी भी फॉर्म में हो सकता है, पैसे देने के फॉर्म में, इंटेलिजेंस शेयरिंग के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। भाई बहुत ही ब्रॉड विजन हो गया आप, क्योंकि असिस्ट कुछ स्पेसिफिक तो बात नहीं कर रहा। तो एक बात तो समझ में आ गई, इन चारों में फोर्थ स्टेटमेंट तो सही होने वाला है। ठीक है, और जहां तक ये समझ में आ रहा है कि क्योंकि यहाँ करप्शन की बात हो रही, तो करप्शन को एक्सप्लेन कहाँ किया जा रहा है, थर्ड स्टेटमेंट में। ठीक, और यहाँ बात हो रही ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम की, तो यहाँ पे देखो लिखा है स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड एयर, तो ये ट्रांसनेशनल है ना, कि एक देश से दूसरे नेशन में जो जाते हैं वो माइग्रेंट्स होते हैं ना। तो हो ना हो इसने फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को क्या कर दिया है, स्वैप। तो यानी वन और थर्ड तो होना चाहिए गलत। अगर वन एंड थर्ड गलत है, फोर्थ तो सही है, और सेकंड, क्योंकि फर्स्ट लीगली बाइंडिंग तो गलत होता है जनरली, तो इसका मतलब इसका आंसर ओनली फोर की तरफ जाना चाहिए। चलिए आंसर चेक करते हैं। ठीक है, ये तो पता चल गया फर्स्ट एंड थर्ड गलत है। अब ऐसा कोई ऑप्शन देखिए देने रखा है कि फोर ओनली, लेकिन ये पता चल गया ऑप्शंस देख के कि वन एंड थ्री एक साथ नहीं होगा, क्योंकि वो स्टेटमेंट क्या कर दिया यूपीएससी ने, स्वैप। तो वो अगर स्वैप कर दिया है वन एंड थ्री, तो वन और थ्री दोनों ही नहीं सही हो सकते, तो थ्री भी काट दो। तो देखिए वन एंड थ्री काटने के बाद हमें और कुछ करना ही नहीं, एक ही ऑप्शन बच रहा है, टू एंड फोर। ठीक है, तो इसका मतलब टू, डिस्पाइट बीइंग अ फैक्चुअल स्टेटमेंट, फर्स्ट लीगली बाइंडिंग हमें नहीं पता था, और ऐसे गलत होते हैं, लेकिन वो ऑप्शंस उस हिसाब से यूपीएससी ने डेक कर दिए हैं कि ये अब एग्जाम कंडीशन में आसान बन जाएगा, और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू एंड फोर। ठीक है, आप समझ रहे हैं, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, एज पर रीसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। ठीक है, तो रीसेंट अमेंडमेंट जो हुआ है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का, उससे रिलेटेड क्या कह रहा है, फॉरेस्ट डवेलर्स हैव द राइट टू फेल द बैम्बूज ग्रोन ऑन फॉरेस्ट। अब देखिए ये तो भाई स्टैटिक नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में 2016 में शायद से भारतीय गवर्नमेंट ने इसको अमेंड किया था, एक्ट को, बोला था कि बैम्बू कहाँ ग्रो किया जा सकते हैं, फॉरेस्ट के बाहर, फॉरेस्ट में नहीं। वैसे ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन हम इसको लॉजिक से बनाने की कोशिश करते हैं, ना कि स्टैटिक नॉलेज से। ठीक है, तो देखते हैं, तो एज पर रिसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, देखिए यहाँ पर भी लैंग्वेज पढ़ी है, यहाँ पर भी शुरुआत किस चीज से हो रही, एज पर द, ये कोई एक्ट, वहां पर भी एज पर द एक एक्ट है, यहाँ पर भी एज पर दूसरा एक्ट है। अभी फर्स्ट स्टेटमेंट देखा एज पर वन एक्ट, यहाँ पे बात है एज पर दूसरा एक्ट, और यहाँ पे भी फोकस में क्या है, बैम्बू। आप समझ रहे हैं, सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट है, और फोकस में दोनों जगह बैम्बू है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, एज पर कोई एक्ट, इसको पूरा मत पढ़िए शेड्यूल ट्राइब्स करके, इसको ये पढ़िए कि इसको अगर हम इस तरह देखें कि ये कोई पार्लियामेंट का एक्ट है, तो अगर ये कोई पार्लियामेंट का एक्ट है, तो ये स्टेटमेंट किस हिसाब से बना है कि एज पर द कोई भी गिवन एक्ट। ठीक, और फिर फोकस पे क्या है, बैम्बू। अब फर्स्ट स्टेटमेंट को भी इससे मिलाइए, क्या कह रहा है, एज पर, वही लैंग्वेज आई, एज पर रीसेंट अमेंडमेंट है किस चीज का, कोई एक्ट, एज पर कोई एक्ट, और फिर फोकस में क्या है, बैम्बू। सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट है किसी एक्ट से रिलेटेड, और फोकस में क्या है, बैम्बू, वहां पे भी बैम्बू। तो इसका मतलब क्या है, वन और टू अब एक साथ सही नहीं हो सकते, यही तो हमने पढ़ा है। ठीक है, हमें अपने रूल्स को ट्रस्ट करना है, तो हमें ये पता चल गया ये देख के कि वन और टू अब एक साथ सही नहीं हो सकते, तो हमें अपने रूल्स को बैक करना है, जितनी भी हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की है। ठीक है, तो अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस के हिसाब से फिर हमारा क्या बन जाना चाहिए कि वन और टू एक साथ सही नहीं होगा कभी, तो भाई काट देते हैं, वन एंड टू जहाँ जहाँ साथ है, ये काट दिया, ये काट दिया। और लेकिन वन एंड टू में कोई एक सही भी होना जरूरी, तो उसके हिसाब से आंसर क्या हो जाना चाहिए, बी। लेकिन फिर भी बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमें लग रहा है कि ऑप्शन बी होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब
नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, एज पर शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एक्ट, और यहाँ पर भी अब देखिए सेम एक्ट तो यहाँ भी दे रखा है, तो ये भी तो हमने पढ़ा कि अगर सेम एक्ट से रिलेटेड दो स्टेटमेंट हैं तो दोनों सही नहीं हो सकते, है ना। तो अगर सेम एक्ट से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट हैं, दोनों सही नहीं हो सकते वाला फॉर्मूला बनाएंगे तो इसका मतलब 2 और 3 भी एक साथ सही नहीं हो सकते, लेकिन अभी हमने सही आंसर क्या मारा, बी। तो यहाँ पे दो दो रूल्स एक साथ लग रहे हैं कि 1 एंड 2 भी एक साथ नहीं हो सकता, 2 एंड 3 भी एक साथ नहीं हो सकता, तो उस हिसाब से फिर आंसर क्या बनेगा। देखिए, एक तरफ हम ये कहना चाह रहे हैं कि 1 एंड 2 एक साथ नहीं हो सकता क्योंकि सिमिलर साउंडिंग है, 2 एंड 3 एक साथ नहीं हो सकता क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट है, तो ये भी तो नहीं हो सकता 1 एंड 2 वाला और 2 एंड 3 वाला। तो इसका मतलब अगर दोनों लॉजिक को एक साथ लगाने जाएं तो एक बात तो तय हो गई कि दोनों लॉजिक से सी तो बनेगा, यानी एक चीज हमने डिड्यूस कर ली। वैसे ये क्वेश्चन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं क्योंकि इसमें एक साथ दो रूल्स लग रहे हैं, ठीक है, हमने देख लिया। तो एक बात बस पक्के से हम अभी फिलहाल के तौर पे कह सकते हैं कि हो ना हो थर्ड स्टेटमेंट तो ट्रू होगा, बाकी कुछ के बारे में अभी नहीं कह सकते हैं। एक बात तय हो गई कि थर्ड स्टेटमेंट ट्रू होगा। अब अगर इतना पता लग गया थर्ड स्टेटमेंट ट्रू होगा तो थर्ड में दे क्या रखा है, पढ़ लेते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलर्स जो हैं, उन्होंने बोला कि ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू फॉरेस्ट डवेलर्स। हाँ, तो यही तो बात हुई थी कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ठीक है, मेजर नहीं, जो माइनर फॉरेस्ट का प्रोड्यूस है वो फॉरेस्ट के डवेलर्स को दे देंगे, और फिर जो मेजर है उस पर तो भाई सरकार का और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का ही हक होगा। तो ये तो बात सही है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि बैम्बू इज ए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब वही बात है कि 1 एंड 2 में भी वो लॉजिक तो लगना ही है कि यहाँ पे भी एज पर और फिर बैम्बू, वहां पर भी एज पर बैम्बू, तो कोई एक स्टेटमेंट तो बैम्बू से रिलेटेड सही बनाएगा यहाँ पे, वरना उसने बैम्बू वर्ड क्यों नहीं दिया, यहाँ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लिख के क्यों छोड़ दिया, यहाँ भी बैम्बू बोल देता क्योंकि बैम्बू तो एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। यहाँ पे बैम्बू लिखा, यहाँ बैम्बू नहीं लिखा क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में भी उसको कोई एक सही बनाना है, तभी तो उसने इतनी मेहनत करके बैम्बू वर्ड जानबूझ के डाला, वरना थर्ड में बैम्बू क्यों नहीं डाला। इसका मतलब अब फर्स्ट एंड सेकंड में एक सही होना मैंडेटरी हो गया, तो खाली 3 ओनली इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन ये तो पता चल गया कि 3 भी सही है, ठीक, इतना पता चल गया 3 तो सही है, और खाली लेकिन खाली 3 नहीं सही हो सकता, 1 और 2 भी सही होना जरूरी है, क्योंकि खाली 3 नहीं हो सकता और 1 और 2 भी सही होना जरूरी, तो 3 के साथ सिर्फ बी ही जा रहा है, तो उस हिसाब से इसका बी बन जाएगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है क्योंकि दो रूल्स एक साथ चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि दो रूल्स चल रहे हैं तो हमें ये रियलाइजेशन हो जाएगा, तो फिर इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड द वंस राइट टू मैरी। तो देखिए राइट टू मैरी तो सिंपल ये आर्टिकल 21 के तहत होता है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, हादिया केस जो था केरला की लड़की, उसको शादी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था, अपनी मर्जी से शादी कहाँ कर सकते हैं, आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट्स एक्ट ए बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंटेड। अब देखिए ये तो हमें पता है कि जनरली क्या होता है कि कैन बी वाले स्टेटमेंट सही होते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए इसको सही मान लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन इंडिया देर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब देखिए ये एक ट्रेंड है, जब भी वो कहेगा कि भारत में किसी भी चीज का, इंटेलेक्चुअल छोड़ दो, किसी भी चीज की एपेलेट बोर्ड नहीं, तो भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है। किसी, इंडिया में तो केस लटके ही इसीलिए रहते हैं कि यहाँ पे एक लेवल पे कोई चीज सुनी जाती तो फिर उसको नेक्स्ट लेवल जुडिशरी पे अपील किया जाता है, फिर थर्ड लेवल की, इसीलिए तो साल दर साल करोड़ों केस लटके रहते हैं। ये सही हो जाना यूपीएससी के एग्जाम में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि भारत में किसी चीज का एपेलेट बोर्ड नहीं है। एपेलेट बोर्ड नहीं होगा तो कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट में ही वो दायर हो जाएगी वो बात, या हाई कोर्ट में दायर हो जाएगी, ठीक है, तो ये तो गलती होना है, इसको तो सीधा ही काट दीजिए आउटराइटली, ठीक, तो काट दिया। थर्ड क्या कह रहा है, प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये तो खत्म हो गया सेकंड, अब ऑप्शन क्या बचा, ए और सी, और दोनों ऑप्शंस को देख कर ये पता चल रहा है कि 3 तो कॉमन है, यानी 3 तो सही होना ही, तो इसमें तो कोई विवाद ही नहीं है। अब फर्स्ट और 3 को एवेलुएट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है प्लांट वेराइटीज एलिजिबल ही नहीं है पेटेंट होने के लिए, और 3 तो सही है। और फर्स्ट में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू इंडियन पेटेंट्स एक्ट ए बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंटेड। यहाँ कह रहा है प्लांट वैरायटी एलिजिबल ही नहीं पेटेंट के लिए, और यहाँ कह रहा है कि सीड को पेटेंट किया जा सकता है, तो इसका मतलब 1 और 3 एक साथ तो नहीं जा सकता, ये दोनों क्या है, काउंटर इंट्यूटिव है। बात समझ रहे हो, अगर 3 सही है तो एक सही नहीं हो सकता, एक सही है तो 3 सही नहीं हो सकता, दोनों तो एक साथ नहीं जा सकते ना, तो 1 एंड 3 तो एक साथ नहीं जा सकता, चाहे जो हो जाए, काउंटर इंट्यूटिव है। तो फिर इसका ऑप्शन एक ही बचता है, क्या बचता है, सी। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन सीधे एग्जाम में जाके ही बनेंगे, है ना, इनको यहाँ से सोच के पढ़ के नहीं हो सकता, तो इसीलिए आपको ये एल्गोरिदम समझना होगा और ये डेवलप करनी होगी, ये यूपीएससी स्किल्स होती हैं जिनको आपको डेवलप ही करना होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड पूछा है, एम्पावर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू। अब देखो फिर वही बात, ये 2024 में भी आई थी कि जब वो किसी क्वेश्चन से पहले ऐसी भूमिका बांधे, जब दो स्टेटमेंट है और ऐसी भूमिका बांधे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो जनरली क्या होगा कि दोनों स्टेटमेंट सही नहीं बनाएगी यूपीएससी, एक सही एक गलत, दोनों जनरली सही नहीं बनाएगी, दोनों जनरली गलत नहीं बनाएगी। आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में ये लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है, बोल सकती है कि स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड द प्रोसीजर एंड मैनर इन विच। ठीक। अब भाई ये आपको दिख नहीं रहा है कि ये ब्लेटेंटली गलत है। मतलब गवर्नमेंट जो होती है वो जनता की नौकर होती है। जनता की नौकर जो गवर्नमेंट है वो बोलेगी कि पब्लिक जो का पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस जो है वो कैसा होगा, मैंडेटरी होगा, प्रोसीजर क्या होगा, मैनर क्या होगा। तो भाई फिर गवर्नमेंट हमने चुनी क्यों है? सब कुछ अगर पब्लिक ही करेगी और गवर्नमेंट एक एक चीज बाय डिटेल में अगर गवर्नमेंट के पार्टिसिपेशन के लिए करेगी, तो इसलिए थोड़ी ना हमने अपनी गवर्नमेंट चुनी कि हमारा काम मुश्किल बने। हमने तो इसलिए चुनी है कि ईज ऑफ लाइफ हो। तो देख के ही पता चल रहा है ये तो बड़ा अटपटा सा स्टेटमेंट है, ये तो सही नहीं हो सकता। ठीक, नीचे देखिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में क्या दिया है, ले डाउन द स्टैंडर्ड्स फॉर एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन। तो भाई यही तो उसका काम होता है, तो ये ज्यादा सही लग रहा है। ठीक है, तो फिर इसका ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, बी। आप देख रहे हो फर्स्ट वाला देख के ही गलत लग रहा है कि भाई सरकार कैसे बोल सकती है कि किसी काम को करने के लिए पब्लिक की रिक्वायरमेंट जरूरी, पब्लिक नहीं करेगी तो फिर ये काम नहीं होगा, और फिर पब्लिक का ही इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, तो ये जो करप्शन होता है ये सब ब्यूरोक्रेसी में, तो ये फिर तो सब खत्म ही हो जाएगा। फिर बात ही क्या है? क्या ब्यूरोक्रेसी कॉमन मैन को घुसने देगी इन सब चीजों में? नहीं घुसने देगी, ये तो कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15। हाँ 59। अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या कह रहा है, एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। अब भाई देखो, अगर आप इतना ज़्यादा पढ़ के जाते हैं पेपर तो ठीक है। अब आप देखिए 2019 का पेपर और ये कब आए थे रूल्स, 2016। तो ऐसा भी नहीं है एक साल के करंट अफेयर्स पढ़ लोगे हो जाएगा, दो के पढ़ लोगे नहीं हो जाएगा, वो 3 साल पीछे चला जाएगा। तो हर चीज़ पढ़ के नहीं हो सकता यूपीएससी का प्रिलिम्स, आपको ये सीखना ही होगा, ये स्किल डेवलप करनी होगी एल्गोरिदम समझ के। ठीक है, हमने क्या बताया कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले वो वर्ड्स ढूंढने हमें कि वो वर्ड्स एज इट इज़ हमें आंसर में मिल जाए, कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ये 4 शब्द हैं, ये 4 शब्द आंसर में होने चाहिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, वेस्ट जनरेटर हैज टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज। तो यहाँ पे एक वर्ड बार बार आ रहा है वेस्ट, ठीक, लेकिन सॉलिड मैनेजमेंट और रूल्स नहीं आ रहा है। यहाँ क्या कह रहा है, रूल्स आर एप्लीकेबल टू बी नोटिफाइड टू अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन्स एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप ओनली। अब यहाँ ओनली लगा दिया, सब कुछ सही जा रहा था लेकिन ओनली लगा के पता चल गया कि ये गलत है। भाई रिस्ट्रिक्शन क्यों होगा? कोई अच्छा काम हो रहा है तो यहीं पे क्यों होगा, बाकी जगह क्यों नहीं होगा? कोई बुरा काम तो नहीं हो रहा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, वेस्ट को मैनेज करना है ना, तो अच्छा काम हो रहा है, इसको रिस्ट्रिक्शन क्यों करनी है? नेक्स्ट पढ़ो, यहाँ पे भी रूल्स पे फोकस है। ठीक, ये क्या कह रहा है, रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड एलेबरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंड फिल्स एंड वेस्ट। देखिए ये पहला स्टेटमेंट है जहाँ पे रूल्स भी आ रहा है, वेस्ट भी आ रहा है, हमें इन्हीं दोनों चीज़ों को एक साथ चलाना था, वेस्ट और रूल्स। यहाँ खाली वेस्ट है, यहाँ खाली रूल्स है, यहाँ वेस्ट नहीं है। ये पहला स्टेटमेंट मिला जहाँ रूल्स और वेस्ट दोनों है। लास्ट पढ़ते हैं, इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ वेस्ट जनरेटर दैट द वेस्ट जनरेटेड इन वन डिस्ट्रिक्ट कैन। देख रहे हो, यहाँ पे बात हो रही खाली वेस्ट की, यहाँ पे बात हो रही खाली वेस्ट की, यहाँ बात हो रही खाली रूल्स की। ये पहला और इकलौता स्टेटमेंट है जहाँ रूल्स और वे, अब हो ना हो देखो यही होने वाला है। ठीक, फिर भी चलो लॉजिक से भी कोशिश करते हैं। अगर लॉजिक से जाने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वेस्ट जनरेटर हैज टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज। तो ये तो डेटा और डेटा तो गलत होता है, तो इसको काट दो। ये एक्सट्रीम है ओनली, तो ओनली तो गलत होता है, इसको काट दो, बचे ये और ये। यहाँ पे क्या कह रहा है, इट इज मैंडेटरी, it is mandatory on the part of waste generator that the waste generated in one district cannot be moved to। अब देखो फिर वही बात, अच्छा काम है, ये तो अच्छा काम है ना वेस्ट मैनेजमेंट, तो वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा काम है तो उस पर रोक क्यों लग रही कि अगर किसी एक डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट है तो उसको दूसरी डिस्ट्रिक्ट में, भाई हो सकता है वहाँ पे लैंडफिल साइट्स हो और ये उसको पैसे दे के करवा रहा हो, कंपनसेट करा रहा हो अपनी जेब से, जो भी ये मतलब कंपनी वाला है या जो भी जिसकी भी ये फर्म है। तो रिस्ट्रिक्शन क्यों लगनी है अच्छे काम में? एक ही स्टेट में है ना, तो ऐसा तो है नहीं एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कोलैबोरेशन करना है, चैलेंजेस आएंगे, बस डिस्ट्रिक्ट की तो बात है, अच्छे काम में रिस्ट्रिक्शन क्यों? तो ये भी गलत होना चाहिए। यहाँ पढ़ते हैं, रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड एलेबरेट क्राइटेरिया। तो ये तो अच्छी बात है कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बता दो कि कैसे ये सब होनी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स।
एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में आप देखेंगे कि कोई भी समस्या नहीं दिख रही, बल्कि वो और काम आसानी कर रहा है कि कोई एम्बिगुटी ना बचे। कह रहा है रूल्स जो हैं एग्जैक्ट और इलेबोरेट क्राइटेरिया बताए दे रहे हैं आइडेंटिफिकेशन करने के लिए साइट्स के एंड वेस्ट। ये तो हो गया लॉजिक से, और लॉजिक से नहीं भी जा रहा तो ये देखो सॉलिड वेस्ट और रूल्स एक ही जगह है जहाँ वेस्ट और रूल्स एक साथ आ रहा है ये। ठीक, तो दोनों चीजें समझना जरूरी है। लॉजिक तो अपनी जगह है ही है, हमें वर्ड एसोसिएशन भी सीखना है, क्योंकि आधे से ज्यादा क्वेश्चन वर्ड एसोसिएशन से सही बनेंगे। ठीक है, तो इस पे फोकस देना है। तो आई होप आपको कुछ न्यू लर्निंग मिल रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एज पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है भाई, अब कोई इतना पढ़ के नहीं जाता है। ठीक है, एक रफ आइडिया सबको होता है। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। if rules for fixed term employment are implemented, it becomes easier for the firms या companies to lay off the workers। तो भाई ये हायरिंग एंड फायरिंग प्रोसेस ये मोदी गवर्नमेंट लेके आई थी ना उस समय, जस्ट एक पहले, कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है तो क्या है कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट लाओ, कि अगर तुम्हारे 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तो तुम्हें हायर किया जाएगा, और उसके बाद फिर तुमको अलग से 1 महीने का नोटिस नहीं दिया जाएगा निकालने के लिए। अगर रिन्यू नहीं हो रहा मतलब कि तुम फायर हो गए हो सीधे, 6 महीने के लिए रखा था, 6 महीने बाद तुम्हें निकाल दिया। इससे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होंगी तो ज़्यादा जॉब्स क्रिएटेड होंगी, क्योंकि एम्प्लॉयर को लगेगा कि हमको उसको जबरदस्ती 12 महीने नहीं ढूंढना है, अगर 6 ही महीने का काम है 6 महीने बाद निकाल देना है। तो इससे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये तो चल रहा था, ये तो इट मेक सेंस। अब सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव से देखोगे तो गलत लगेगा, लेकिन ये भी देखना करंट जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो यही तो सरकार कर रही थी, तो ये तो सही लग रहा है। आगे पढ़ो। नो नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट शैल बी नेसेसरी इन द। तो देखो वही तो कह रहा है जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था, कि कोई टर्मिनेशन का अलग से नोटिस नहीं देना है। अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ओवर हो रहा है तो मान के चलेंगे कि फिर उसके बाद तुम्हारा टर्मिनेशन हो गया, अलग से कोई नोटिस नहीं देना है, क्योंकि तुम्हें टेम्परेरी काम के लिए हायर किया गया था एज ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये तो सही हो गया भाई, सी हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब ये देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्विस एरिया अप्रोच। अब देखो भाई, हर चीज पढ़ी नहीं जा सकती, याद नहीं की जा सकती। जिस साल ये क्वेश्चन आया था, अब ये टफ क्वेश्चन हो गया था, क्योंकि एकदम से यूपीएससी ने पूछा था। ठीक है, फिर भी इसको बनाया कैसे जा सकता है, देखिए जरा। यहाँ पे कह रहा है, ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि सर्विस एरिया अप्रोच। ठीक है, अब वर्ड एसोसिएशन करो कि सर्विस सेक्टर तो हमें पता है, सर्विस सेक्टर तो पता है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी 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 वाले सर्विस सेक्टर होते हैं, जैसे स्कूल के एजुकेशन, बैंकिंग या इंजीनियरिंग या मेडिकल, डॉक्टर, ये सब क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब वही सेगमेंट क्या है कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इंटीग्रेटेड रूरल में कोई काम हो रहा है तो वहाँ सर्विस तो नहीं हो रही होगी। मान लो सड़कें भी बन रही हैं तो वो तो सेकेंडरी हो गया ना, तो प्राइम टर्शरी तो नहीं होगा, तो इसको काट देते हैं। लेड बैंक स्कीम। अब लेड बैंक स्कीम मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन मुझे ये पता है इसमें बैंक तो है ना, और बैंक का काम क्या है, टर्शरी सेक्टर, टर्शरी मतलब सर्विस सेक्टर। तो ये वाला फिलहाल सही होता दिख रहा है। नेक्स्ट पढ़ो। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। भाई ये सर्विस तो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ये तो डेली वेजेस वाला काम है, ये तो बल्कि प्राइमरी सेक्टर वाली एम्प्लॉयमेंट है, तो ये तो नहीं हो सकता, काट दो। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, तो ये सर्विस तो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको स्किल दी जा रही है, दी जा रही तो प्राइमरी या सेकेंडरी में आएगा, टर्शरी में तो नहीं आएगा। टर्शरी मतलब सर्विस सेक्टर। तो ये वाला काम सर्विस सेक्टर वाला किसके पास होता है, बैंक के पास। अब भले ही मुझे लेड बैंक स्कीम नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है सर्विस एरिया अप्रोच भी नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है ना यहाँ पे कीवर्ड क्या है, सर्विस। सर्विस मतलब सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर मतलब टर्शरी, टर्शरी कौन सा होता है, बैंक। तो बस आंसर बन गया। देख लो, ये होता है जब आप कीवर्ड का एसोसिएशन करना सीख ले, तो जो क्वेश्चंस नहीं भी पता होते हैं सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड के एसोसिएशन से बन जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स। ठीक है, माइनर मिनरल्स पे अभी पहले भी सवाल आया था शायद इसी पेपर में, फिर से देखते हैं। विद रेफरेंस टू मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स इन इंडिया। क्या कह रहा है, सैंड एक माइनर मिनरल है अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री। अब ये एक फैक्ट है, हो सकता है गलत भी हो। ठीक, नीचे देखो, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर। अब जरा ध्यान से देखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर। आप देख रहे हैं, ट्रेंड दिख रहा है, दोनों जगह साउंड सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट से शुरू हो रहा है। इसका क्या मतलब है, मैं अंदर पढ़ूंगा भी नहीं। दोनों स्टेटमेंट एक साथ सही नहीं हो सकते, दोनों स्टेटमेंट एक साथ गलत नहीं हो सकते, कोई एक सही होगा कोई एक गलत। नीचे आओ। ठीक, अब हम क्या समझ गए कि यहाँ पे दोनों तो सही नहीं होंगे,
और दोनों गलत भी नहीं होंगे। तो 2 और 3 एक साथ कहाँ है? यहाँ। 2 और 3 एक साथ कहाँ है? यहाँ। अब 2 और 3 में कोई एक सही भी होगा तो या तो 3 सही होगा या तो 2 तो अच्छा है ही नहीं। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस बचे उसमें 2 है ही नहीं, तो यहीं से पता चल गया, देखिए ऑप्शन से ही पता चल गया कि 2 सही नहीं होने वाला था। 2 और 3 में जो सही होने वाला था वो कौन सा सही होने वाला था? 3। ठीक, तो ये पता चल गया हमें थर्ड स्टेटमेंट 3। अब उसके हिसाब से आगे देखते हैं, पहले थर्ड पढ़ लेते हैं। क्या है? स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स। तो ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में जो पावर है वो माइनर मिनरल्स के माइनिंग के लिए होनी चाहिए, माइनर वाले। ठीक है, अब बाकी पढ़ते हैं। सेकंड क्या कह रहा है? स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीजेज ऑफ माइनर मिनरल्स। तो यहाँ भी वही कह रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर है माइनर मिनरल्स की, बट पावर रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल्स लाई विद सेंट्रल। अब भाई ये कैसी बात हुई? जब सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, और यहाँ पे कह रहा है कि माइनर मिनरल्स को स्टेट गवर्नमेंट देखेंगी, तो अब यहाँ पे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की आ गई। दूसरी बात, जब भी यूपीएससी को कोई स्टेटमेंट गलत बनाना होता है, सही स्टेटमेंट, यहाँ तक तो सब कुछ सही जा रहा था, स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू ग्रांट, तो जब भी उसको स्टेटमेंट को गलत बनाना होता है तो वो क्या करता है? स्टेटमेंट को अपेंड कर देता है। कैसे? एक कनेक्टर वर्ड यूज करके। कौन सा कनेक्टर? बट दिस हैपेंस, बट दिस कैन नॉट, या फिर एंड करके। या तो वो एंड को कनेक्टर करके एक सही स्टेटमेंट के बाद कुछ गलत सी लाइन लिख देगा, 2-3 लाइन, 1-2 लाइन, या फिर वो बट को यूज करके, ये कनेक्टर वर्ड होता है, और एक गलत लाइन लिख देगा। ये यूपीएससी का ट्रेंड है, इसको पकड़ लेना। मैं इसको बार बार आपको हाईलाइट करता दिखाऊंगा। जब भी स्टेटमेंट गलत बनाना होता है तो सही लिखने के बाद वो या तो बट लिख के कुछ गलत लाइन लिखेगा, या तो एंड लिख के कुछ गलत लाइन लिखेगा, और वो उसको गलत ही बना देता है। एनीवे, ये तो समझ में आ गया कि इस जगह पे स्टेट गवर्नमेंट दोनों स्टेटमेंट से, कि जो माइनर मिनरल्स है उसकी माइनिंग का राइट किसके पास होता है? स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है, तो अब फर्स्ट पढ़ते हैं। अब फर्स्ट तो देखो उस समय न्यूज़ में था, क्योंकि ये खनन माफिया अखिलेश यादव वाला केस बहुत चला था, तो सैंड का ही उस पर वो लगा था इल्ज़ाम, क्योंकि अखिलेश यादव पे सैंड का इल्ज़ाम लगा था। तो क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ही आता है ना माइनर मिनरल, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट सैंड क्या रहा होगा? माइनर मिनरल। थोड़ा सा भी अगर आप करंट से उसको लिंक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में माइनर मिनरल है, और सैंड उस समय अखिलेश यादव फंसे थे उस चक्कर में, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट सैंड क्या रहा होगा? माइनर मिनरल। तो फिर आंसर क्या हो जाना चाहिए इसका? इसका आंसर हो जाना चाहिए 1 और 3। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? 1 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज। मोस्ट मतलब 50% से ज्यादा जो है वो गवर्नमेंट का ही है, जो बाहरी विदेशी कर्जे। तो भाई ये तो गलत हो सकता है। अब मोस्ट तो पता नहीं क्या होता है, मोस्ट का मतलब कितना हो सकता है? 50 से ज्यादा होगा, लेकिन कितना? 55, 60, 75, 80। मोस्ट की कोई डेफिनेशन तो नहीं है ना। तो मोस्ट का मतलब 50% से ज़्यादा डेट क्या जो विदेशी में है वो गवर्नमेंट का है, तो ये तो हाईली अनलाइकली है। हमारी सरकार तो बल्कि बोला ही जाता है, सक्सेसिव इकोनॉमिक सर्वेस कह रहा है कि भाई तुम विदेश से कर्जा लिया करो, तुम लोग देश से ही इतना ले लेते हो, तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए बचता ही नहीं है। इस बात के लिए तो बार बार बोल बोल के थक गया है इकोनॉमिक सर्वे, लेकिन सरकार बाहर से नहीं लेती कर्जा, तो ये तो गलत है। सेकंड देखो, ये थोड़ा सा काटना ट्रिकी था अगर आपने थोड़ी से भी मेंस की नॉलेज आपने नहीं ली है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भारत का जितना भी विदेशी कर्जा है वो सब यूएस डॉलर में, थोड़ा तो यूरो में भी लिया होगा, थोड़ा ये जापान का जितना भी हमारे यहाँ वो चल रहा है, दिल्ली मेट्रो तो वही बनवाते हैं, है ना, दिल्ली इंडस्ट्रियल मुंबई कॉरिडोर तो वही बनाते हैं, बुलेट ट्रेन भी जापान वाले कर रहे हैं। तो भारत का सारा ऑल जो एक्सटर्नल डेट है वो यूएस डॉलर्स में क्यों होगा? बात समझ रहे हो? थोड़ा गोल्ड वोल्ड वाला भी है, तो आईएमएफ से भी है, तो वहाँ तो एचडीआर है। तो ये तो भाई साफ साफ पता चल रहा है क्या है? गलत है। तो फिर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। सेकंड तो आउटराइटली गलत, दिमाग ही नहीं लगाना। फर्स्ट में अगर थोड़ा सा भी आपको पता है, आपने पढ़ा है, तो आप बना लेंगे। ठीक है, इजी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। अब देखिए एसेट्स में क्या नहीं होगा। अब डिपॉजिट क्या है? डिपॉजिट तो कस्टमर रख रहा है, तो वो तो कस्टमर के लिए वो है एसेट। बैंक के लिए क्या हो गया? बैंक के लिए तो जो डिपॉजिट है वो लाइबिलिटी है ना, ये एसेट तो नहीं है बैंक का, ये तो हमको वापस करना है, और वो भी इंटरेस्ट के साथ करना है। तो बैंक के लिए डिपॉजिट क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी। तो नॉट पूछा तो यही आंसर, ये तो इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज आर कंट्रीब्यूटर या कंट्रीब्यूटर्स टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस।
हमको करेंसी से रिलेटेड जो क्राइसिस है उसके रिस्क को मिनिमाइज करना है, कम करना है। तो ये तो तब होगा कि कहीं से हमारे पास विदेशी मुद्रा आए, तभी तो करेंसी क्राइसिस कम होगा। अगर भर भर के यूएस डॉलर कहीं से आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, तो हमारी कभी करेंसी क्राइसिस होगा ही नहीं, विदेशी मुद्रा भंडार भरा होना चाहिए। तो ऐसा क्या करें, चलिए देखते हैं। कह रहा है फॉरेन करेंसी अर्निंग्स ऑफ इंडियाज आईटी सेक्टर। तो ये तो सही है कि टीसीएस, विप्रो, एचसीएल वाले जो एम्प्लॉयज हैं ये क्या करते हैं, फॉरेन अर्निंग वो अर्न करते हैं। तो इससे क्या होगा, विदेशी मुद्रा भंडार बनेगा, तो फिर करेंसी क्राइसिस का रिस्क जो है थोड़ा मिनिमाइज हो जाएगा। ये तो सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड क्या है, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो भारत सरकार अगर अपना पैसा खर्चा कर रही तो वो तो रुपीज में करेगी ना, उससे डॉलर तो नहीं आ जाएंगे, तो उससे करेंसी क्राइसिस का क्या मतलब है। वाहियात स्टेटमेंट काट दो, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक। थर्ड, रेमिटेंस फ्रॉम इंडियंस अब्रॉड। अब जो विदेश में लोग मतलब रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके पास फॉरेन करेंसी होगी, चाहे यूएई में हो, दिनार होगी, ये सब होगी। तो वो लोग जब इंडिया में पैसा भेजेंगे तो हमारे पास फॉरेन करेंसी तो आएगी, फॉरेन करेंसी आएगी तो करेंसी क्राइसिस को टैकल किया जा सकता है। तो यानी 1 और 3 सही बन रहा है, तो इसका ऑप्शन तो बन जाएगा क्या, 1 और 3। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट दैट द गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड शुड बी अ डिटैच फिगर विदाउट पॉलिटिकल लिंक्स और शुड नॉट हैव टेकन पॉलिटिक्स पार्ट इन पॉलिटिक्स रिसेंट। अब देखिए, ये सिंगल फैक्चुअल स्टेटमेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, छोड़ देने में कोई शर्म नहीं। फिर भी अगर आपको इसमें रिस्क ही नहीं लेना है, तो देखो, ये जो गवर्नर के बारे में बहुत ज़्यादा बात है, फर्स्ट एआरसी ने नहीं की है, सीधी बात, इसने भी नहीं की है। ये सब बातें सरकारिया कमीशन और राजमन्नार, और सबसे इन दोनों में भी जो सबसे प्रोमिनेंट है वो सरकारिया। इसके अलावा जो दूसरी सबसे प्रोमिनेंट है वो दी ही नहीं है, पुंछी कमीशन। अगर वो पुंछी कमीशन दे देता तो आपको एक बार को डाउट आना चाहिए था, लेकिन पुंछी कमीशन नहीं दी है तो सरकारिया दी। तो आप, मुझे नहीं पता, देखो एग्जैक्टली इतना सब 180 से ऊपर रिकमेंडेशन दी थी सरकारिया ने, किसी को नहीं पता होता है। लेकिन भाई यहाँ पुंछी नहीं दिख रहा है ना, और गवर्नर के बारे में बात हो रही, तो मुझे पता चल गया है कि अब ये सरकारिया ही है। तो यही होता है जब आप मेंस की प्रिपरेशन करते हैं, इसीलिए प्रिपरेशन हमेशा मेंस की होती है। प्रीलिम्स को लेके आपको पैनिक नहीं करना है, सिर्फ आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए 5 साल के, और पिछले 2 साल के एनडीए सीडीएस के, आपका काम हो जाएगा। आपको प्रिपरेशन जनवरी तक सिर्फ और सिर्फ मेंस की करनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मेंस की प्रिपरेशन हो रही तो अपने आप ही आपकी इसकी प्रीलिम्स की हो रही है। अब ये क्वेश्चन मेंस की उससे सॉल्व होना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर्ड है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, एफपीआई, टू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स। ठीक है, जो यहाँ पे रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो का इन्वेस्टर है, वो करेगा इशू किसको, अपने ओवरसीज इन्वेस्टर को, who want to be part of the Indian stock market without registering themselves directly। अब यहाँ पे कोई फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने बाहरी विदेशी निवेशक को यहाँ बुला के पार्टिसिपेट कराना चाहता है। अब ये फिर से वही कीवर्ड एसोसिएशन हो गया। क्या चाहता है, वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडियन स्टॉक, हिस्सा बनना चाहता है। हमारे स्टॉक मार्केट का कोई विदेशी आदमी है, वो हिस्सा बनना चाहता है। ठीक है, पार्ट होना चाहता है, पार्ट। तो प्रॉमिस तो वर्ड जा नहीं रहा है इसके साथ। पार्ट बनना चाहता है मतलब पार्टिसिपेट करना चाहता है, पार्टिसिपेटरी को छोड़ दीजिए। क्या कह रहा है, वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। अगर वो हमारे स्टॉक मार्केट का हिस्सा होना चाहता है, वांट टू बी पार्ट, तो पार्ट मतलब क्या करना चाहता है, पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो पार्टिसिपेट वर्ड यहाँ कहाँ आ रहा है, पार्टिसिपेटरी नोट में ही तो आ रहा है। अब आप एक बात बताइए, भले ही ये स्टैटिक का क्वेश्चन कुछ भी हो, ये है तो अल्टीमेटली वर्ड एसोसिएशन। अब इकोनॉमी के भी क्वेश्चन में लाइन से आपको दिखा रहा हूँ, सर्विस एरिया अप्रोच ये वाला हो गया। आधे से ज्यादा सवालों में क्या लगता है, वर्ड एसोसिएशन। जैसे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, उसमें कहाँ नॉलेज लग रही, जहाँ पे भी वेस्ट और रूल्स एक साथ हैं वही सही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप एल्गोरिदम इसीलिए मैं बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूँ, जब आप एल्गोरिदम पकड़ लोगे आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज पर लॉ द कंपनसेशन ऑफ एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट एट बोथ नेशनल एंड स्टेट। अतः ये तो कैंपा फंड है, ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है, तो ठीक है, स्टेट और नेशनल पे तो होगा, बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है, तो ये तो सही है भाई, होना भी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी। अब फिर से देखो वही आ गया, अभी थोड़ी देर पहले सैंड वाले में यही लाइन आई थी, और मैंने क्या समझाया था, सरकार जनता की नौकर होती है, सरकार का काम है ये सब करना। और क्या सरकार कभी कुछ ऐसा कर सकती है कि जनता का ही पार्टिसिपेशन मैंडेटरी कर जाए, तो हमने सरकार को चुना ही क्यों है इन द कंपनसेटरी एफर्ट्स। तो पता चल रहा है आउटराइटली गलत, तो फिर सही।
ठीक है। अब ये ट्रेंड है, एक ही बार पेपर में 2 बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्या है, इन इंडिया विच ऑफ द, एक मिनट, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू करते हैं इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स को, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स को इन सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। अब इंश्योरेंस में तो वो है ना IRDA, और पेंशन में PFRDA, IREDA, ये सब है ना, तो ठीक है। तो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स को रिव्यू कौन करेगा? तो देखिए, सबसे पहला काम तो फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन तो किसी को भाई रेगुलेट तो करता नहीं। फाइनेंस कमीशन का तो काम है बस ये बता देना कि जो टैक्सेस है उनका डिवीजन कैसा होना है। इसके बाद तो ये डिसॉल्व हो जाती है बॉडी, तो कुछ भी हो जाए फाइनेंस कमीशन तो आंसर में नहीं होना चाहिए, इतना तो हमें पता ही। तो 3 काट देते हैं, खत्म। ठीक। इसके अलावा नीति आयोग, नीति आयोग क्या है? नीति आयोग तो थिंक टैंक है ना, स्ट्रेटजी बनाता है कि ये कोई काम कैसे होना चाहिए, पॉलिसी कैसे होना चाहिए, विजन क्या होना चाहिए। रेगुलेशन का तो काम इसका है ही नहीं, ये तो डैशबोर्ड का है, मॉनिटरिंग का। रेगुलेट थोड़ा ना करता है कि ये रेगुलेट करेगा, वो तो RBI और ये सब करते हैं। ये तो बस एक थिंक टैंक है, विजन देता है या फिर डैशबोर्ड देखता है कि प्रोग्रेस कैसी है। तो एनीवे फिफ्थ भी नहीं हो सकता, तो इसको काट दो, तो दो, बाकी कुछ करना ही नहीं, आंसर आ गया। यही 2 चीजें हमें पता है, बाकी तो हमने सुना ही नहीं, एड हॉक ये सब ये सब, फिर भी देखो आंसर हो गया। तो इतना इजी होता है, कॉमन सेंस से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू इंडियाज 5 ईयर प्लान्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो 5 ईयर प्लान्स के क्वेश्चन कोई इतना तो है नहीं कि हर साल आते हो, लेकिन ये है कि शुरुआती 2 3 4 भी पता है तो क्वेश्चन बन जाता है। क्या कह रहा है, फ्रॉम द सेकेंड 5 ईयर प्लान देयर वाज अ डिटरमिन्ड थ्रस्ट टुवर्ड्स सब्सटीट्यूशन ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। अब देखो यहाँ कुछ तो लैंग्वेज में झेल झोल है, कुछ तो यहाँ पे लैंग्वेज में झोल है कि सब्सटीट्यूशन ऑफ बेसिक। सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ था, क्या हुआ था कि इन पे जो जोर है वो बढ़ गया था कि हम, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ये महालोनोबिस प्लान था, सेकंड 5 ईयर प्लान क्या था कि हमें बेसिक और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का यूज़ ज़्यादा करना है, इनको सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। लेकिन वो मीनिंग वही रही होगी, ठीक है। कुछ तो इंग्लिश में उसने गड़बड़ किया है, बट ये बात समझ में आ रहा है कि उसके पीछे जो अंडरलाइंग एसेंस है वो क्या है कि सेकंड 5 ईयर प्लान से हमें बेसिक और कैपिटल इंडस्ट्रीज को यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो ये तो सेकंड ईयर 5 ईयर प्लान में था, और इसी को तो महालोनोबिस प्लान बोलते हैं। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था, वहाँ पे एग्रीकल्चर पे फोकस था। सेकंड में क्या था, इंडस्ट्रीज पे। तो इतना तो मुझे पता है, 2, बाकी का नहीं पता है मुझे भी। ठीक है, तो एनीवे इतना तो फर्स्ट भी अगर पता है तो देखो क्वेश्चन यहीं से बन गया कि या तो ए सही होगा या तो डी सही होगा, तो ये काट दो। ठीक। और फर्स्ट जब जब सही है तो 2 अपने आप ही सही, पढ़ने की भी जरूरत नहीं, तो ये हो गया। और कभी भी 3 स्टेटमेंट ऐसे दिए होंगे तो तीनों तो सही होंगे, तो ये तो आंसर ही आ गया। अभी मैंने पढ़ा नहीं, फिर भी देख लेते हैं, चलिए। सेकंड क्या कह रहा है, फोर्थ 5 ईयर प्लान अडॉप्टेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ करेक्टिंग द अर्लियर ट्रेंड ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमी। तो ये तो सही बात कह रहा है, इसमें कुछ गलत तो नहीं कह रहा है। कह रहा है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि अर्लियर ट्रेंड जो इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, तो क्रोनी कैपिटलिज्म तो आ ही गया था, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान तक तो दिया। 3 5 ईयर प्लान जब रहे तो नेहरू जी का टर्म तो 3 ही बार रहा, तो इसका मतलब चौथे टर्म तक इंदिरा गांधी आ गई। तीन 3 बार लोकसभा इलेक्शंस हुए तो 3 बार नेहरू जी जीते, तो नेहरू जी के बाद जब इंदिरा जी आई तो चौथा टर्म था, तो उसी समय तो चौथा टर्म चल रहा था। और इंदिरा जी का फोकस किस पे था, नेशनलाइजेशन का। इंदिरा गांधी का जब फोकस नेशनलाइजेशन पे है तो फिर इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो गया, तो तभी तो इंदिरा जी ऐसा कुछ कर रही थी। तो इसका मतलब सही ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, सेकंड। तो ये बात तो सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। In the fifth 5 ईयर plan, for the first time, financial sector was included as an integral part of plan। अब देख रहे हो, जब यूपीएससी को कुछ स्टेटमेंट गलत बनाना होता है तो वो इतना परफेक्टली बनाता है कि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। कि कह रहा है कि 4 5 ईयर प्लान निकल चुके हैं, 20 साल से ऊपर हो चुका है आज़ादी को, 3 3 प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, लेकिन अब फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल सेक्टर को इंक्लूड किया गया है एज एन इंटीग्रेल। तो क्या अभी तक सो रहे थे हमारे देश के नेता या जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर? तो आप समझ रहे हो, यही स्टेटमेंट आउटराइटली गलत होने वाला है। इसका क्या मतलब है, 20 साल तक कोई देश में किसी को चिंता ही नहीं फाइनेंशियल सेक्टर की, देश ऐसे ही चल रहा है। तो यही गलत होने वाला है, आउटराइटली गलत। तो खाली इसको भी देख के COD काटा जा सकता था, ठीक है, तो बन सकता था एग्जाम कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब वही है कि एकदम से किसी को सपना नहीं आ जाएगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक पे क्वेश्चन आएगा, वही बनाना होगा। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट हैज़ मोर देन 80 मेंबर्स नेशन, और डेटा दे रखा है, डेटा जनरली गलत होता है, तो इसको हम स्केप्टिसिज्म के साथ देखेंगे कि हो सकता है गलत हो। नेक्स्ट, इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर बॉडी या शेयर होल्डर इन, भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
भारत के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि किसी मल्टीलेटरल बैंक में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर हो तो चाइना, जापान, यूएस ही होते हैं। तो कुछ भी हो जाए, ये बात तो तय है कि सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता। तो सबसे पहला काम तो ये कि इसी को काट दो। अब अगर इसको काट दिया तो बचा ए और सी, और ए और सी में वन तो सही है, तो इसका मतलब यार ये जो हमने काटा था गलत काटा था, इसका मतलब वन तो सही होने वाला है। ठीक है, क्योंकि भाई भारत पास इतना पैसा है ही नहीं, आज तक कोई ऐसा बैंक नहीं जिसमें भारत का सबसे ज़्यादा निवेश हो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड द एशिया। अब देखिए जरा इसको, फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है यहाँ पे 80 से ज़्यादा लोग हैं, थर्ड में कह रहा है इसमें एशिया के बाहर के लोग नहीं। तो भाई एशिया में तो 80 मेंबर नेशंस है नहीं, 80 देश है नहीं, गिनती के 50 से 60 के बीच में। तो अगर एशिया के में 50 से 60 के बीच में है और एशिया के बाहर का कोई लोग नहीं, तो 80 मेंबर आएंगे कहाँ से? इसका मतलब या तो ये सही या तो ये सही, ये दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते ना। एशिया में तो 55 या 56 ही देश कुछ हैं, मतलब 80 तो नहीं है। तो अगर एशिया में इतने देश नहीं है तो AIIB में 80 से ज़्यादा देश आएंगे कहाँ से? बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब जो ये लिखा है कि आउटसाइड एशिया नहीं लेंगे, ये गलत दिया है। ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ सही नहीं हो सकते, या तो ये सही या तो ये सही, और एलिमिनेशन से पता चल गया वन तो सही है ही है, तो इसका मतलब थ्री गलत दिया होगा। ठीक है, और फिर सही आंसर क्या है? ए। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट। ठीक, इंटर मतलब आपस में जो लेनदार हैं उन्होंने ही कोई अग्रीमेंट कर लिया है। इंटर क्रेडिटर, लेनदार मतलब मान लो दो तीन बैंक हैं, उन लोगों ने आपस में कोई अग्रीमेंट कर लिया, साइंड बाय, हाँ देखो, इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, भाई यही लोग तो उधार ही देंगे ना, बैंक्स या एनबीएफसी, तो उन लोगों ने आपस में कुछ किया। अब बाकी स्टेटमेंट से मुझे मतलब नहीं है। सिमिलर स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे भी 50 करोड़ और मोर, यहाँ पे भी। अब उसको गलती बनाना था तो यहाँ 50 करोड़ दिया था, यहाँ 70 देता। दोनों जगह 50 करोड़ की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि वो हिंट दे रहा है कि सही ऑप्शन जो होने वाला है वो इन्हीं दो में से होने वाला है, तो इसको तो तुरंत ही काट दो। ठीक, अब पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है कि पर्पस क्या है इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट बनाने का बाय इंडियन बैंक, टू एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन केस ऑफ एप्लीकेशन फॉर लोन्स ऑफ 50 करोड़ और मोर। यहाँ क्या कह रहा है? to aim at faster resolution of stressed assets of 50 करोड़ or more which are under consortium lending। अब ये बात समझनी है हमें, यहाँ पे बात हो रहा है क्रेडिट की। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार पे पैसा देना, यानी लोन देना। बात समझ रहे हो? इंटर क्रेडिटर, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? लोन देना, उधारी पे देना। यहाँ पे कहीं उधारी, ये हाँ, यहाँ पे भी लोन की बात हो रही है कि फॉर एप्लीकेशंस ऑफ लोन्स, और यहाँ पे भी लेंडिंग की बारी हो रही है। तो वर्ड एसोसिएशन से तो अब ये क्वेश्चन नहीं बन सकता। ठीक, अब लॉजिक लगाना पड़ेगा दूसरा, या तो खाली यहाँ लोन होता या खाली यहाँ लेंडिंग होता तो बन जाता, तो वर्ड एसोसिएशन से नहीं बनेगा। अब इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट है, ये जो सारे उधार देने वाले बैंक हैं इन्होंने आपस में कोई समझौता किया होगा। तो समझौता क्या होगा? टू एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर। अब ये तो हो नहीं सकता कि बैंक से रेगुलेटर बन जाए, क्योंकि बैंक को तो खुद रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। तो अगर बैंक को खुद ही आरबीआई रेगुलेट करता है, तो ये बैंक आपस में कैसे रेगुलेटर बन जाएंगे? फिर आरबीआई की पावर का कोई मतलब ही नहीं रह गया। अगर कोई इंडिपेंडेंट रेगुलेटर को अप्रूव भी करना है तो उसको कौन करेगा? आरबीआई करेगा। अगर ये बैंक ही आपस में इंडिपेंडेंट रेगुलेटर करेंगे तो आरबीआई की पावर को चैलेंज नहीं कर रहे हैं ये लोग, तो ये तो गलत ही हो जाना है। यहाँ क्या कह रहा है? टू एम एट फास्टर, तो यही तो मतलब है कि मान लो कोई एक आदमी है, उसने एक बैंक, दो बैंक, तीन बैंक, पीएनबी, एसबीआई और महाराष्ट्र बैंक से भी पैसा ले रखा, तो वो तीनों बैंक आपस में कोऑर्डिनेट करें और उस हिसाब से फास्टर रेजोल्यूशन हो स्ट्रेस रेट का, पता चल जाए कि भाई ये तो है ही आदमी चोर टाइप का, तीनों जगह से ले रखा, तो इसकी संपत्ति नीलाम करो, ये देने वाला है ही नहीं। तो ये लास्ट ऑप्शन मेक्स मोर सेंस। बात समझ रहे हो? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन तो अब के लिहाज से रेलिवेंट नहीं रहा, उस समय के हिसाब से अब इसका आंसर बैंक बोर्ड्स ब्यूरो था। अब तो बैंक बोर्ड्स ब्यूरो जो है वो संस्था ही निरस्त हो गई है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि उस समय एकदम से ये क्वेश्चन आया था और इसका आंसर बैंक बोर्ड्स ब्यूरो था, तो 2022 में उसने फिर एकदम से बैंक बोर्ड्स ब्यूरो पे फिर क्वेश्चन पूछ लिया। तो यही होता है कि एक एक ऑप्शन को हमें इतना बारीकी से पढ़ना होता है, क्योंकि हमें हमें नहीं पता कि नेक्स्ट इन्हीं ऑप्शंस में से नेक्स्ट पोटेंशियल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, उस समय किसी को नहीं पता था बैंक बोर्ड ब्यूरो आएगा, लेकिन फिर 2-3 साल बाद अब बैंक बोर्ड ब्यूरो का क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी ने। तो इसीलिए एक एक ऑप्शन पहले यूपीएससी के जिस दिन आपको कंप्लीट हो जाए तब आप करंट अफेयर्स की तरफ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है पेट्रोल एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बोर्ड सेटअप बाय, भाई ये तो डेटा है और डेटा तो गलत ही होता है। ठीक है, अब
क्या कर यूपीएससी आपसे ये थोड़ी ना एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी इंडिया की याद होनी चाहिए भाई, सीधी सी बात है, गलत ही होगा डेटा। नेक्स्ट, वन ऑफ द टास्क ऑफ पीएनजी इज टू, भाई वन ऑफ द टास्क तो, या वन ऑफ द तो हमेशा सही होता है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। दिख रहा है फर्स्ट गलत है, दिख रहा है सेकंड तो खत्म, तीनों तो कभी सही होते नहीं है। फर्स्ट गलत ही हो गया, थर्ड को सॉल्व करना भी है क्या, हो गया। लो चलो पढ़ लेते हैं। अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ पीएनजीआरबी गो बिफोर द एपलेट। देखो वही ट्रेंड रिपीट हुआ। पीछे एक जगह बोला था कि कोई एपलेट नहीं है, जबकि तब भी मैंने बोला था भारत में तो भाई इतने केस फिर करोड़ों पेंडिंग क्यों है, इसीलिए तो है क्योंकि हर चीज का तो एक एपलेट बना है, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, तो यही तो कारण है पेंडिंग होने का केसेस, तो ये तो सही होने वाला है। तो उसी ट्रेंड को अगर हम पकड़ लें तो दो क्वेश्चन इसके भी सॉल्व हो रहे हैं, और वो जो मैंडेटरी वाला था, मैंडेटरी फॉर द पीपल्स पार्टिसिपेशन, उससे भी देखो दो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो ये कॉमन चीजें होती हैं। अब ये एल्गोरिदम है, ये अगर सेम टाइप का स्टेटमेंट अगले साल भी कभी बनेगा, भले ही किसी और कंटेक्स्ट में बने, तो भी मतलब यूपीएससी सही बनाएगा या गलत बनाएगा जो आज बन रहा है, क्योंकि लॉजिक सेम रहता है यूपीएससी का, भले ही क्वेश्चन या एक्ट या ईयर चेंज हो जाए। ठीक है, तो बस ये होती है एल्गोरिदम, जिसे समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। विद रेफरेंस टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज व्हाट इज आर द डिफरेंस बिटवीन एलटीई एंड वोल्ट। ठीक है, अब देखिए वोल्ट तो हमें पता है ये 4G से रिलेटेड होता है, तो 4G जो हमारे फोन होते थे वो वोल्ट टेक्नोलॉजी में होता है। तो यहाँ पे कह रहा है वोल्ट इज वॉइस ओनली, तो वोल्ट खाली वॉइस ओनली तो नहीं है, कह रहा है एलटी इज डेटा ओनली एंड वोल्ट इज वॉइस ओनली, तो वो उसमें भी तो डेटा होता है ना 4G में, तो ये तो गलत है भाई। फर्स्ट पढ़ लेते हैं। LT is commonly marketed as 3G and Volt is commonly marketed as 4G। तो अभी तो मैंने बताया वोल्ट कैसा होता है 4G। अब देखो मुझे LTE का नहीं पता था, ना यहाँ पता है ना यहाँ पता है, लेकिन मुझे वोल्ट तो पता है, वोल्ट तो 4G है, तो खाली वोल्ट की इन्फॉर्मेशन से भी पता चल सकता है कि ये दोनों स्टेटमेंट क्या रखे हैं, गलत। ठीक, तो वही बेसिक कॉमन सेंस भी अगर आपका हो, और इसको अगर हम रूल्स के तरीके से जाएं, तो यहाँ पे कह रहा है LTE डेटा टेक्नोलॉजी, यहाँ वोल्ट वॉइस ओनली। अब खाली ओनली मिल गया, ओनली है तो गलत ही होना है। इधर आओ, LT is commonly marked as 3G and Volt is commonly marked as advanced 3G। एक लेवल एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो अगर ये 3G है तो यहाँ तो 4G होना चाहिए ना। टेक्नोलॉजी एडवांस होती तो 3G के बाद 4G आता, 4G के बाद 5G आता। ये एडवांस 3G जैसा कभी कुछ आया है नहीं, 1G के बाद 2G, 2G के बाद 3G, 3G के बाद 4G। तो थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो भी हो जाएगा अगर नहीं आता होगा। ठीक है, तो आज हमने पार्ट 3 इसका कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको कुछ लर्निंग्स डिराइव हुई होंगी, और ये लर्निंग्स आपको यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स में भी हेल्प करेंगी। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।